Hello everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। ये सेल बायोलॉजी सीरीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इस टॉपिक को बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये पार्ट 1 है सेल साइकिल का, जहाँ पे हम बेसिक कवर करेंगे। मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सेल साइकिल का बेसिक जो है जिनका वीक है और जिन्होंने बेसिक में थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे। सेल साइकिल क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों सेल डिवाइड करता है और क्या फेजेस है सेल साइकिल के। थोड़ा पार्ट बेसिक का रहेगा और धीरे धीरे जब हम फेजेस पे मूव करेंगे तो एडवांस लेवल की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, पूरा सेल साइकिल हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे एंड ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे बेसिक क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेल साइकिल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल एक इवेंट है, एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए है ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर सके और उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके, इसलिए सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सेल अपने जीनोम को, जीनोम माने तो क्रोमोसोम को, ठीक है, या फिर डीएनए को डुप्लीकेट करता है और उसके बाद एंड में डिवीजन होता है सेल का, ताकि दो डॉटर सेल्स में प्रॉपर तरीके से जो है जीनोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सेल साइकिल क्या है और इसमें एक्चुअल में हम क्या देखते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट, एक साइकिल है, यानी कि जहां से ये स्टार्ट होगा उसको वहीं पे मूव होके आना है। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं इसके अंदर जो हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में और डिवाइड करने में। ठीक है, जो पूरा ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, यानी कि सेल जो है अपना साइकिल कितने टाइम में कवर करता है, वो जो पूरा ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो है 24 आवर्स का। ठीक है, अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज उसमें नोट कर लीजिए कि जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स का रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेल डिवाइड क्यों करता है, क्यों जरूरत है सेल को। तो पहला आंसर, ताकि सेल ग्रो कर सके, ताकि हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रिपेयर मैकेनिज्म, सपोज कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, तो उन डैमेज टिश्यू के रिपेयर के लिए, अल्टीमेटली रिपेयर मैकेनिज्म के लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीजनरेशन, हीलिंग एंड रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के लिए तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फेजेस है। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया है कि सेल साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है और सेल साइकिल पहले तो कि क्या है। ठीक है, अब हमने जब इतना क्लियर कर लिया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है सेल साइकिल, तो अब हम देखें, मूव कर रहे हैं कि कुछ कौन से जो फेजेस है जो सेल साइकिल में देखे जाते हैं। तो जो फेजेस सेल साइकिल के अल्टीमेटली अगर हम ब्रॉड बेसिस पे डिस्कस करें तो ब्रॉड बेसिस पे सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ब्रॉड बेसिस पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज में और एम फेज। एम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज। ठीक है, अब देखिए इंटरफेज क्या है। इंटरफेज जो है एक लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, जहां पे सेल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, इंटरफेज के अंदर कुछ और फेजेस है, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और उसके बाद जो सेकेंड फेज, हम जो ब्रॉड सेकेंड फेज है वो है M फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, अब देखिए ये एक पूरा साइकिल है जहां से होते हुए सेल जिस हर फेज को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली वहीं पहुंचता है जहां पे उसको वापस से डिवाइड होना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने डिस्कस किया इंटरफेस। अब आप ब्रॉड बेसिस पे कैसे करेंगे कि सेल डिवाइडेड है ब्रॉड बेसिस पे इंटरफेस में, ये पूरा इंटरफेस है। सेकेंड है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज के अंदर तीन फेजेस है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज।
G1 फेज क्या है? G1 फेज है ग्रोथ फेज 1, ठीक है। G1 फेज का जो ड्यूरेशन है वो है 11 आवर्स का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। G1 फेज में जो सेल टाइम स्पेंड करता है वो स्पेंड करता है 11 आवर्स। यहाँ पे क्या होता है, सेल अपने आप को रेडी कर रहा होता है ताकि वो नेक्स्ट फेज में जा सके, चेक करता है कि उसके अंदर जो सारे क्रोमोसोम है वो इंटैक्ट है कि नहीं, प्रॉपरली प्रेजेंट है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, जहाँ पे सेल ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस फेज। एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज में क्या होता है, मोस्टली डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहीं पे ऐसा फेज है जहां पे डुप्लीकेशन होता है जीनोम का, डीएनए का सिंथेसिस होता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हर फेज के बाद कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या है चेक पॉइंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप इतना समझ के रख दीजिए कि हर फेज ऐसे ही दूसरे फेज में एंटर नहीं कर जाता, उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है कि प्रॉपर तरीके से सेल रेडी है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको डिवाइड होना है। अगर सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है एक फेज से दूसरे फेज में, तो वही प्रॉब्लम आगे पास आउट हो जाएगी उसके डॉटर सेल्स में, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना पास आउट हो, इसलिए यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं चेक करने के लिए कि सेल प्रॉपर तरीके से अपने सभी फेजेस से जा रहा है कि नहीं, और उसमें डीएनए का सिंथेसिस प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ठीक है। एस फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 8 आवर्स का, ठीक है। G1 फेज 11 आवर, एस फेज में जो सेल रहता है वो 8 आवर्स के लिए रहता है। इसके बाद सेल मूव कर जाता है G2 फेज में, यानी कि ग्रोथ 2 फेज, जहां पे क्या होता है प्रॉपर तरीके से सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है M फेज में जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अब क्या होगा, सेल G2 फेज से M फेज में मूव करेगा। M फेज मतलब माइटोटिक फेज, यानी कि यहाँ पे उसका प्रॉपर डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ होती है, सब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कुछ प्रोटीन्स और जिनका सिंथेसिस होता है, ताकि सेल अब जब माइटोटिक फेज में मूव करे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज इंटरफेज के पार्ट थे। अब हम मूव कर गए हैं M फेज पे, माइटोटिक फेज में। जो माइटोटिक फेज का जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 आवर का, एंड G2 फेज का रहता है 4 आवर का। तो G1 फेज 11 आवर, S फेज 8 आवर, G2 फेज 4 आवर्स, एंड जो M फेज है वहां पे जो सेल साइकिल अपना टाइम स्पेंड करता है, जितना टाइम लेता है वो है 1 आवर, ठीक है। अब ये और अच्छे तरीके से एक इमेज है जहां पे आपको और तरीके से क्लियर होगा। G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है, ठीक है। G1 फेज के बाद सेल मूव करता है S फेज में, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अपनी रेप्लिका कॉपी बनाना, यानी कि डुप्लीकेशन करना। डीएनए का डुप्लीकेशन अल्टीमेटली यहाँ पे होगा, जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। उसके बाद सेल मूव करता है G2 फेज में, जहां पे प्रॉपर ग्रोथ होती है सेल की, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है M फेज में जाने के लिए, ठीक है। यह है अल्टीमेटली M फेज। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ और फेजेस दिख रहे होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये सभी फेज सेल डिवीजन फेज इसको हम बोलते हैं, और एम फेज इसको हम बोलते हैं। एम फेज के फर्दर ये फेजेस हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर तरीके से। इसको हम समझेंगे एक एक फेज को, किस फेज में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक और देख रहे हैं G0 फेज। G0 फेज को हम बोलते हैं क्विसेंट फेज। ये एक रेस्टिंग फेज होता है जहां पे वो वाले सेल्स रहते हैं जो डिवाइड नहीं करते, ठीक है। अल्टीमेटली वो G0 फेज में जाके रह जाते हैं, रेस्टिंग फेज में रहते हैं। अगर कोई फेवरेबल कंडीशन आती है जहां उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो आके G1 फेज में आते हैं और सेल साइकिल के थ्रू चले जाते हैं। वरना यहाँ पे वो वाले सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ग्रो नहीं करते, जैसे कि नर्व सेल, यानी कि डिवाइड नहीं करते, जैसे कि नर्व सेल्स, ठीक है। अब हम सेल साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइटोसिस। यहाँ पे सेल साइकिल में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक आपको आई होप क्लियर हो गया है। अब हम मूव कर रहे हैं माइटोसिस के ऊपर। माइटोसिस क्या है, ये वो इवेंट है सेल साइकिल का, या वो प्रोसेस है जहां पे सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। अल्टीमेटली सेल को माइटोसिस के थ्रू दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, ठीक है। उस फेज को हम बोलते हैं माइटोसिस। नेक्स्ट फेज क्या होता है, मियोसिस होता है, जहां पे जो सेल है वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है, 4 हैप्लॉइड सेल में मोस्टली डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। अभी के लिए आप सिर्फ माइटोसिस समझ के रखिए और माइटोसिस पे फोकस कीजिए। जैसे हम मियोसिस पे मूव करेंगे तो मियोसिस के बारे में समझेंगे।
अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि 2 फेजेस होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो सेल डिवीजन के टाइम पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, माइटोसिस के अंदर कौन से फेजेस हैं? माइटोसिस के अंदर जो फेजेस आते हैं वो है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे हर फेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज के बाद हम पहले पढ़ते थे डायरेक्टली मेटाफेज, लेकिन अब हम प्रोफेज के बाद एक प्रोमेटाफेज भी पढ़ते हैं और उसके बाद हम मेटाफेज पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक फेज को हम डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ देख लेते हैं कि प्रोफेज में क्या हो रहा है। कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का। इसका एक डिटेल्ड वर्जन है मेरे पास, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आप एक बार बेसिक लेते हुए चलें। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, और जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट कर जाती है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स है। पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। जैसे ही सेल डिवाइड हो जाता है ना, तो हमारे जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर उसको वापस से कहाँ से होके आना है? प्रोफेज से होके जाना है। तो प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर, ये होते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को अटैच करने के लिए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे, या स्पिंडल अपरेटस आप बोलिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज के बाद मूव करता है सेल प्रोमेटाफेज में। प्रोमेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम है उनका अलाइनमेंट शुरू होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ। यहाँ पे क्या है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, या बोले कि एक तरीके से अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है। और क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रोमियर के साथ ही काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करता है क्रोमोसोम को अलाइन करने के लिए। कहाँ पे? स्पिंडल फाइबर्स के साथ। ठीक है, आई होप अभी मैंने जो लाइन बोली आपको क्लियर है। काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोसोम को हेल्प करता है अलाइनमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर के साथ। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको काइनेटोकोर क्लियर होना चाहिए, सेंट्रोमियर क्लियर होना चाहिए, क्रोमेटिड्स क्लियर होना चाहिए, और क्रोमोसोम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, ये जो पोर्शन है ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये है क्रोमेटिड्स, एंड सेंट्रोमियर के साथ ही काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम को हेल्प करता है इन स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में। ये सब स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये काम होता है प्रोमेटाफेज में। प्रोमेटाफेज के बाद जो है क्रोमोसोम मूव करता है मेटाफेज में। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा फेज है जहां पे क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। दैट इज अ मेटाफेज। अगर आपने स्कूल में कभी प्रैक्टिकल या असाइनमेंट की हो, तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं ये नहीं बोल रही हर बार, मोस्ट ऑफ द केसेस आपने जो इमेज देखी होगी माइक्रोस्कोप के नीचे, वो ये देखी होगी, जहां पे क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं और एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। ये क्रोमोसोम्स हैं जो ऐसे एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होते हैं, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो होता है मेटाफेज में। मेटाफेज के बाद क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं एनाफेज स्टेज में। एनाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम ऐसे थे मेटाफेज में, अगर हम देखें क्रोमोसोम जो इस तरीके से थे, जिसको हम पूरा क्रोमोसोम बोलते हैं, एनाफेज में वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, यानी कि स्प्लिट हो जाता है क्रोमोसोम, जिसको अब हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम हम इस डायरेक्शन में उसको बोलेंगे जब वो अलाइंड है, लेकिन जब वो टूट गया है तो हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, यानी कि क्रोमेटिड्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेल जो है, सेल साइकिल का नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज। टीलोफेज को हम डिवीजन फेज बोलते हैं, जहां पे सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे उन्होंने टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस को एक साथ दिखा दिया है, पर पहले आप टीलोफेज करते हैं जहां पे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, पर लेकिन यहां से अभी वो डिवाइड नहीं हुए हैं।
एक दो डॉटर सेल तो बन गया, पर यहाँ से उनका डिवीजन नहीं हुआ है अभी, तो अभी ये टीलोफेज स्टेज में है। उसके बाद क्या होगा, मिड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डिपेंड करते हैं कि हम किसकी बात करते हैं, एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, या प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में यहाँ पे क्लीवेज फरो बनता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी कि साइटोकाइनेसिस में मोस्टली क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस तो बन गए, नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो एक सेल अभी जो ऐसे था टेलोफेज स्टेज में, अब क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस हो, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और विजिबल और हमें दिखने लग पड़े क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस, क्योंकि पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में थे, जब कंडेंस हो गए तो विजिबल हो गए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई सेंट्रोजोम से। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, वो न्यूक्लियर इन्वेल्प या न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। ये सब बनते कब है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेल्प, ये सब बनते हैं टीलोफेज में, एंड में। ठीक है, प्रोफेज क्लियर। अब मूव करते हैं प्रो मेटाफेज में। प्रो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना, और मतलब और कंडेंसेशन होती है। यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, यानी कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंडेंसेशन कंटिन्यू रहती है, और कंडेंस होते हैं और छोटे होने शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और काइनेटोकोर जो है हेल्प करता है क्रोमोसोम्स को स्पिंडल, देखिए स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, अगर आपको पोर्शन दिख रहा है, अभी प्रॉपर और क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, अभी प्रॉपरली हर कोई अटैच नहीं हुआ है, बट अटैचमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, वही बात की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो अटैच होने शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में देखिए, मेटाफेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। मेटाफेज में देखिए प्रॉपर एक इक्वेटोरियल प्लेट पे सभी क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल फुली डेवलप्ड, यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाता है। सेंट्रोजोम्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव, सेंट्रोजोम्स जो है ना वो प्रॉपर अपोजिट पोल पे होते हैं, यानी कि ये एक बार आ जाते हैं, यहाँ पे अभी इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप एट द मेटाफेजिक प्लेट, एक मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम लाइंड अप होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एनाफेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे एनाफेज में जो है सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का, मोस्टली सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि एक क्रोमोसोम की ये जो दोनों हो इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर, जैसे क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम बोलेंगे, इन दोनों को अगर हम क्रोमेटिड्स बोले तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो पुल्ड होती है टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है एनाफेज का। ठीक है, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चले गए होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेल्प, न्यूक्लियर मटेरियल का सब सिंथेसिस होता है, एंड माइटोटिक स्पिंडल ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्यों ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब तो हो गया ना काम, सेल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए तो ब्रेक डाउन ही होना है, अब उसे नहीं चाहिए कुछ भी, इसलिए ये इनका ब्रेक डाउन हो जाता है और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है अल्टीमेटली। ये देखिए, एक ये सेल है और एक ये सेल है, और क्रोमोसोम्स वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वापस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एनाफेज कितनी क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, किस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और दो डॉटर सेल बनाने में हेल्प करते हैं। टीलोफेज में दो डॉटर सेल्स बन जाती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरीके से जब डॉटर सेल बन गई, अब देखिए साइटोप्लाज्म, अभी यहाँ से तो कनेक्टेड है ये, अब यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। एनिमल सेल के केस में क्लीवेज फरो बनती है, इसको याद रखिएगा, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है जो हेल्प करती है दो डॉटर सेल को सेपरेट होने में। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें, डिवीजन प्रोसेस तो प्लांट सेल में भी हो रहा है ना, तो अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे सेल प्लेट बनती है जो दो डॉटर सेल में डिवाइड होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिक कवर किया, माइटोसिस कवर किया है, जहां पे माइटोसिस के कुछ हमने फेजेस बारे में डिस्कस किया, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।
हाईलाइट कर दिया मैंने कुछ पोर्शन, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि जब आप वापस रिवाइज करें तो आप अपनी कॉपी से ही रिवाइज कर ले, ठीक है। और वैसे भी जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज के वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। इन केस आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होकर टेलीग्राम पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम और इससे आगे जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।